हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिष्ठा मैथमेटिक्स एंड मॉडल्स द लर्निंग ऐप। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने रियल एनालिसिस लेक्चर्स आईटी जैम के लिए। एंड दिस इज़ द लेक्चर 1। ओके, सो लेक्चर 1 में हम अपना यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको मैंने अपना फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया था उसमें बताया था कि मैं फर्स्ट यूनिट जो लूँगा वो सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। मैंने आप सभी से कहा है कि बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ के हुए चलेंगे और अपर लेवल तक जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, मेरे को आपसे कुछ चीज़ें कहनी है कि आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप हम पे बिलीव दिखा पा रहे हैं। बट उससे पहले मैं दो चीज़ कहूँगा। यदि आपको सक्सेस चाहिए और आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन हो आपका, तो ये ऐसे नहीं होगा कि आपने कोर्स परचेज कर लिया है हमारा एंड देन आप निश्चिंत हो गए हैं कि सक्सेस मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप चाहें हमारे कोर्स पे ऐसा ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि हम सक्सेस दिला देंगे या फिर हम ऐसा इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग ये एजम्पशन बना लेते हैं कि हम तो कोचिंग ले रहे थे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो बहुत सैड फील करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तो उन सब के लिए मैं पहले ही लेक्चर में, क्योंकि एवरी ईयर सो मैनी स्टूडेंट्स मैसेजिंग मी कि सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा। देखिए, तब कुछ नहीं होता है, होगा सब अभी से। मतलब जैसा अभी आप कहते नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। तो मैं सभी से वही कहूँगा कि जितनी मेहनत हम लोग वीडियो बनाने में आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रियल की ऑलमोस्ट 65 प्लस वीडियो या ऑलमोस्ट 100 भी हो जाए, मतलब और भी बहुत सारे, मैं डाउट भी लूँगा, PYQ भी करूँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेक्चर की तो 65 दूंगा ही दूंगा। तो आपका टास्क भी बनता है कि कुछ आप भी मेहनत करें। ठीक है, बेसिकली बच्चा सक्सेस तब पा पाता है कि उसकी और टीचर की एक कंपटीशन चले आपस में कि कौन आगे चल रहा है, स्टूडेंट या टीचर। यदि मैं कोई वीडियो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस वीडियो को उसी दिन आप पूरा देख के ही सोएंगे। दिस इज़ योर लाइक प्रण, जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ यार प्रण ले लिया कि आज तो करना ही है। ये नहीं होना चाहिए कि आप रील्स वगैरह देख रहे हो जैसा कि इन जनरल चल रहा है, तो आप शायद IIT जैम के मतलब लाइक पास भी नहीं कर पाओ, हो सकता है रैंक बहुत बेकार आए। तो बिफोर वी स्टार्ट, ये बनता है मेरा दायित्व कि आप सबको एक रियलिटी चेक कराऊं कि ये है रियलिटी IIT जैम की। कि मैं बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट 11,000, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ लास्ट ईयर शायद 14 से, चलो 16,000 लोग रख लेता हूँ। 16,000 लोग देते हैं, उनमें जिनका रैंक 700 या 750 के बीच में रहता है उनको IIT मिलती है, वो भी 700 वाले को तो लोअर मिलता है। यदि आपको टॉप IIT चाहिए तो आपको अंडर 200 रैंक आना पड़ेगा, राइट? ये आप भी मानते हैं। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएगा, आप उसको मेंशन मत करिए, मैं एक एवरेज और एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। यदि आपको 200 रैंक में आना है, आपको बहुत सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम सीरियस पढ़ाई कहते हैं बेसिकली। ओके, तो उसमें करना क्या होगा सर, आप मुझे वो बता दीजिए, मैं रेडी हूँ करने के लिए। मैं बता देता हूँ, मैं जितनी वीडियोस दूंगा आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी। डाउट क्लास जिस दिन होगा डाउट क्लास लेनी पड़ेगी। डाउट क्लास के बाद आपको सब्जेक्टिव टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है, वो आपको देने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम देना है। बाई चांस की बात है आपकी तबीयत सही नहीं है, उसका भी ध्यान रखना है। तबीयत इज़ वेरी मेन फैक्टर। आपका पेपर है, आप खराब, तबीयत खराब होगा, पूरी साल की मेहनत बर्बाद। थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए, गिलोय एलोय पिए, योगा करिए, सुबह उठिए। ठीक है, जो रात में जगते हैं उनको भी कहूँगा कि ट्राई करिए थोड़ा सा, तो मतलब लाइक जिम थोड़ा करें। ठीक है, तो वो भी जिम नहीं कर पाए तो थोड़ा गिलोय पिए, मतलब सब कुछ अपना ध्यान रखें। चलिए, तो इसी के साथ थोड़ा ये बेसिकली आप मोटिवेशनल टाइप कह लिया जाए IIT जैम के लिए। ऐसी चीज़ें मैं बीच बीच में देता रहूँगा। हमारा जो सेशन है वो अट्रैक्टिव रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें इसलिए आपको बताई हैं, आप इसको क्रिटिसाइज या फिर इसके ऊपर कोई कमेंट ना करिएगा, क्योंकि ये सही भी नहीं होगा। बट मैं ये कहूँगा कि इसको आप प्लीज़ बी सीरियस। हम ऐसे कोर्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। हमारी पूरी टीम मॉडल्स आपके साथ खड़ी रहेगी
एवरी मोमेंट पे एवरी आपका डाउट लिया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो आई होप इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, जिसका नाम है सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जो बहुत कॉमन डेफिनेशन है, सिंपली दिख रही है, सेट। ठीक है, हम इसको जनरली 9th 10th 11th 12th में पढ़ के आते हैं, जैसा जहाँ जिस बोर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा हम उसको। ठीक है, तो सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। यदि मैं आपसे कहूँ कि इन जनरल सेट का अभी तक कोई डेफिनेशन ही नहीं बना है, तो आप मतलब लाइक ऐसे कहोगे यार सर कैसी बातें कर रहे हो, ये बात तो आप, हम तो कल ही परसों कोचिंग में पढ़ के आए थे, या फिर हमने तो पढ़ रखी है। तो आइए हम उसी डेफिनेशन को कहते हैं और फिर मना करते हैं कि ये तो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है। चलिए, तो पहले पॉज करिए वीडियो को। देखिए, हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा पैटर्न यही रहेगा, मौज करके पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरा वीडियो का ड्यूरेशन मैं बता दूं फ्रेंड्स, 1 घंटे से तो कम होने वाला है नहीं। ठीक है, तो यदि आपको एंजॉय करके ITGM को रियल एनालिसिस सीखना है ना, तो आप ज़रूर मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस तो फ्री नहीं रहेंगी, बट कुछ वीडियोस मैं कहूँगा टीम से कि वो फ्री करें आप सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे साथ रियल पढ़ें, मुझे बहुत पसंद है डिस्कस करना भी और पढ़ाना भी। ठीक है, चलिए, तो सेट्स का डेफिनेशन आप किसे कहते हैं, आज इसी पे थोड़ा सा, और हम हर चीज़ को इन डिटेल अंदर घुसेंगे। साइंटिस्ट तो नहीं कहते, सॉरी फॉर डैट, मैथमेटिशियन के ऊपर भी बात करेंगे, क्यों इन्होंने एक किस लिए दिया गया, क्या इसका यूज है, MSc तक बात को ले जाएंगे। ओके, चलिए, तो सबको पता होता है, वही डेफिनेशन हम भी मान लेते हैं अभी के लिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत छोटा सा चीज़ लिखा है। अब इसमें ये बताओ क्या ये डेफिनेशन सही है या गलत है। मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ, सब चीज़ें नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये आप डेफिनेशन सब लोग पढ़ के आते हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये डेफिनेशन सही है अपने आप में। देखिए, मैं सही गलत इस सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ कि पूरी डेफिनेशन गलत लिखी है या फिर कुछ। आप ये बताइए कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, या फिर एक आइडियल डेफिनेशन जो सेट का होना चाहिए वो यही होती है क्या। तो द आंसर इज़ नो। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट वर्ड भी लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोई भी सेट में सेम एलिमेंट नहीं आते। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। गॉट इट। तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैंने शुरू से ही आपके साथ पकड़ना है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये चीज़ पकड़ लिया था, वेरी गुड। ठीक है, आप बहुत थोड़ा सा आगे हैं सब बच्चों से, तो ट्राई करिए। और आप सभी बच्चे जिन्होंने ये चीज़ नहीं ध्यान दी, वो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं से चीज़ें रियल में बदल जाएंगी। ठीक है, इसी का नाम रियल एनालिसिस है, और यही बच्चों को दिक्कत में डाल देता है और यही बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर देता है। ठीक है, चलिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें पूरी डेफिनेशन में केवल एक चीज़ आप एक्सप्लेन कर लो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। वेल डिफाइंड, आपको पता है ए का मतलब पता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब पता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आए। ठीक है, व्हाट यू मीन बाई वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए, तो वेल डिफाइंड एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या भला है ये। पर जितना छोटा ये वर्ड है उतना इसकी मीनिंग बड़ी बहुत है। ठीक है, अभी आएंगे, मैं अपने क्वेश्चन पे भी आऊँगा। क्या ये डेफिनेशन मतलब वास्तव में मतलब ऐसी होती है, कोई भी सेट की डेफिनेशन, मतलब किसी भी चीज़ का मैं डेफिनेशन दूँ तो क्या वो इसी टाइप की होती है। तो मैं इस पे आऊँगा अपने पहले ही क्वेश्चन पे। तो हम वेल डिफाइंड को हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आते हैं। चलिए, बाय वेल डिफाइंड मीन्स, नोट्स आप प्रॉपर बनाइएगा सभी चीज़ों के, ये सीरियसनेस मैं ऊपर मैंने बताना भूल गया, सभी चीज़ों के नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं। हेडिंग के साथ, हेडिंग पे मैं अंडरलाइन करूँगा, अंडरलाइन कर हर चीज़ को अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, बाय वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो, वेल डिफाइन का मतलब है कि कोई चीज़ को हम अच्छे से डिफाइन कर पाए हैं। तो अच्छे से किसी चीज़ को डिफाइन कर लिया है तो इसमें क्या मतलब है कि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, सामने वाला अच्छे से समझ रहा है, तो वही लिखा है हमने कि देयर इज नो कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब एम्बिगुटी, सॉरी, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मीनिंग का मेरा वोकेबलरी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो यदि कहीं मिसप्रिंट हो जाती है तो आप लोग ज़रूर करेक्ट करिएगा अपना।
ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लिखने की आदत है तो वो चीज़ें मैं थोड़ा मिस कर देता हूँ। रिगार्डिंग, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग भी मेरे साथ ख्याल रखिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी लिखने की आदत पड़ गई है, आप जैसा कि जानते हैं। रिगार्डिंग इंक्लूजन और अभी हम थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि आपका और मेरा अभी तालमेल जैसे कहते हैं ना कि आपस में अभी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनी है, बट एक दो लेक्चर होने दीजिए, मस्त बॉन्डिंग बनाएंगे और मस्त थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी इतना मतलब लाइक ऐसे पढ़ाना पसंद भी नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। चलिए, पूरा डेफिनेशन क्लियर कर दिया है, अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे जिसको हमें समझना है बहुत अच्छे से हर चीज़ को। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देर इज़ नो कन्फ्यूजन, इसको अंडरलाइन करिए, एम्बिगुटी को अंडरलाइन करिए, दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन एक ऐसा है ना हर कोई बोल देता है, तो एम्बिगुटी बोलो, मतलब अच्छे लगोगे। हाँ यार, डेफिनेशन में ऐसे वर्ड है कि बंदा थोड़ा तो सादा बंदा हिल जाएगा कि एम्बिगुटी क्या चीज़ आ गई, तो वो वाला सीन है। रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है कि किसी भी तरीके की, जैसे आप कोई भी कलेक्शन ले रहे हो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि लाइक एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम बट श्याम इज नॉट, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। राम श्याम का ब्रदर है बट श्याम राम का नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? दो केस है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केस क्या है? या तो श्याम नाम के दो आदमी हों, यही केस है ना, कि राम जो है वो इस वाले श्याम का तो ब्रदर है, इस वाले का नहीं है। बट अब दिक्कत यही है ना कि सेट में तो एलिमेंट, अब यही एम्बिगुटी है कि कोई नेसेसरी भी नहीं है कि सपोज इसी का हुआ तो फिर आप क्या करोगे, इसकी गारंटी कहाँ से मिलेगी कि वो वही वाला है कि दूसरा है? समझ में आई? ये एम्बिगुटी होती है, ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सामने वाला जैसे जिससे आप ये कह रहे हो कि श्याम इज नॉट, या सॉरी राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, तो वहाँ पे उसके लिए कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से वाले श्याम की बात हो रही है, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपके घर में रहता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए? अब सपोज बहुत सारे लोग, अभी एक और एग्जांपल दूंगा, उसको एम्बिगुटी समझने लगते हैं, दैट इज़ नॉट द एम्बिगुटी। जो एम्पिटी सेट का एक होता है ना, जैसे अभी मैं आगे आऊँगा जब ये बताऊँगा कि नंबर ऑफ, ये देखिए मैं अभी सिंपली लिख रहा हूँ, इसका भी एक लिखने का प्रॉपर वे होता है सेट को, पर अभी एक सिंपली एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए बॉयज स्कूल। तो ये जो है इसमें कोई एम्बिगुटी नहीं है, ये इसमें ये है कि आप सीधे देख पा रहे हो कि किसी भी बॉयज स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी ही नहीं। अब फिर से आप कहोगे सर टीचर्स तो होंगी ना, अरे तो गर्ल्स स्टूडेंट कर लो यार, ठीक है, तो ये मत करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ए बॉयज स्कूल होंगी ही नहीं क्योंकि वो बॉयज स्कूल है। तो इसका मतलब यहाँ एम्बिगुटी नहीं है या फिर कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सब क्लियर है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं एम्प्टी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। दिक्कत आप लोग क्या करते हैं कि इसी एग्जाम्पल को आप सेट के लिए रख लेते हैं कि यहाँ पे ये सेट नहीं बनाएगा, ये सेट बनाएगा, सेट की पूरी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट इज कंफ्यूजन हियर? आप बॉयज स्कूल में गर्ल्स ढूंढ रहे हो, क्या कंफ्यूजन है? आप किसी भी सामने वाले पर्सन को कह दो कि क्या यार उस स्कूल में जो बॉयज स्कूल है, थोड़ा मेरा लैंग्वेज में इटावा का हूँ तो हो सकता है थोड़ा वो टच आएगा, सो आप थोड़ा उससे हो जाएंगे, एक दो दिन में हो जाएंगे, ओके। तो क्या मैं क्या बोल रहा था, ओके। तो आप किसी सामने वाले से कहो कि यार वो बॉयज स्कूल में गर्ल्स होती हैं क्या, सब बता देंगे नहीं है, कोई ऐसा है कि नहीं समझेगा। बट ऊपर वाले केस में क्या था कि जब आपने बोला कि राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, तो भाई उधर उसको यदि वो कन्फ्यूजन होगा, अब आप कहोगे सर उसके पास वाला हुआ तो नहीं होगा, भाई यदि किसी में अदर स्टेट के बंदे को खड़ा कर दूँ वो तो पूछेगा ना कौन सा श्याम या क्या, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल कि क्या बला है ये वेल डिफाइंड हमें क्यों चाहिए, बनना वो सेट
नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन कि सेट को हम कैसे पहचाने कि वो सेट बनाएगा। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंडनेस का मतलब मैंने बता दिया, और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों और कलेक्शन जो हो वो डिस्टिंक्ट हो। सेम कलेक्शन आपको पता है कि सेट में कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं आते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड आई थिंक आपको ये वाला भी चीज़ क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। जिसको इसमें कोई भी दिक्कत है आप लिख लीजिए। ठीक है, या तो आप ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, या फिर द सेकेंड थिंग आप अपने डाउट इकट्ठे करते रहिए। आपको डाउट क्लास जल्दी ही ली जाएगी, तो उसमें आपके सारे डाउट एक साथ भी क्लियर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बेसिकली हम लोग आते हैं कि वॉइड सेट क्या होता है, जो हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। वॉइड सेट को ही हम नल सेट कहते हैं। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये सिंबल क्या है, फाई है क्या, ये आपका डाउट है। ठीक है, बट देखो मोस्ट प्रोबेबली हम सब लोग इसको फाई कहते हैं, और फाई होता है ऐसा, और ये होता है तिरछा। देखिए बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जो वॉइड का बेसिकली वॉइड सेट है। तो ऑब्वियस बात है, अब ये नहीं पता कि ये वॉइड नहीं दिया था या नहीं, इतना नॉलेज नहीं है मुझे अभी। बट ये जो है जो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है वो फाई नहीं होता, थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है, और फाई आपका ऐसा होता है। बट आप ज़्यादातर मतलब ऐसा बुक का रेफरेंस तो मुझे नहीं याद है, बट ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो वो इसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको नॉलेज देना मेरा फ़र्ज़ है। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई पूछते इंटरव्यू में कि क्या वॉइड सेट को यही वाले फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा ये वाला फाई ओनली एक जैसे आपका थीटा है, फाई है, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बट जब एक्चुअल में नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका तिरछा वाला फाई होता है। अब इसका नाम बोलते सब फाई है, तो मैं भी फाई बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये वाला चीज़ होता है वो। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये समझी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। वो ऐसी चीज़ पूछते हैं जिसमें आप कभी कमी निकाल ही नहीं पाओ, तो ये चीज़ आपको कभी पता नहीं होगी। यदि जिसको पता है इट्स वेरी गुड। ठीक है, चलिए सिंस इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, और फिर एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। चलिए, सिंस एम्प्टी माने खाली होता है, एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों है, आपको पता है ना वो खाली है, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई खाली बर्तन लेके जाओ, किसी को भी दिखाओ, वो खाली ही है, उसमें कोई ये थोड़ी क्या जगह भरा है। ठीक है, तो सो वी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति? सिंस एम्प्टी कलेक्शन एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा पानी ले लेता हूँ मैं। ओके, सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, मतलब तो मैं वो ये कह रहा था कि कोई चीज़ खाली है तो उसको सब लोग खाली ही कहेंगे। सो वी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट, बिकॉज हमें चाहिए क्या होता है, वेल डिफाइंड चाहिए होता है, उसके साथ कलेक्शन चाहिए होता है। तो कलेक्शन में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, लाइक एम्प्टी है मतलब खाली है, कलेक्शन कुछ नहीं है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो वी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, मतलब हमें सेट तो मिलेगा, उस सेट का नाम है एम्प्टी सेट। ओके, सिंपल, किसी को कोई दिक्कत? एम्प्टी सेट कहो, नल सेट कहो, वॉइड सेट कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी तिरछा वाला फाई। आप सीधा कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, इतना नाराज ना होइएगा। और इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यदि यहाँ कहीं पे भी ये लिखा है तो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब एक कुछ एग्जाम्स वगैरह देख लिया जाए जिससे हम कुछ इम्प्लीकेशन लेंगे। तो भाई एक ZFC एग्जाम्स होती हैं जिनकी 10 एग्जाम हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई एक हम उठाने वाले हैं, आपको नाम इसलिए बता दिया याद रहे। तो ये 10 एग्जाम होती हैं,
अब ये मत कह देना सर 10 बता दो बस, फिर हमारे तो, क्योंकि ये भैया रियल बहुत बड़ा है तो हर चीज़ का मैं आपको ये तो दे दूंगा प्रेफरेंस कि कहाँ से मैं उठा रहा हूँ, क्या उठा रहा हूँ। तो ये आपको बुक्स वगैरह फॉलो, बुक्स देखिए मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ बुक आप एस के मप्पा देख सकते हो, ठीक है। आप सविता अरोड़ा वाली देख लो और रूडिन देख लो। तीनों में थोड़ा, रूडिन में इतना कुछ है नहीं, डायरेक्ट वो लेके चला गया है सब, बट एस के मप्पा और सविता अरोड़ा में थोड़ा बहुत है तो देख लेना। चलिए, ये एक्जियम कहती क्या है, इसमें से एक एक्जियम मैं उठा के कह रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है, जिसको आप सब जानते हैं। तो वही कि x, इफ x इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, x इज एन ऑब्जेक्ट इन द सेट कैपिटल X। सेट को आपको पता है कि कैपिटल लेटर से एंड उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक, सो आई डोंट टेल यू। वी राइट x बिलोंग्स टू x, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर एनी सेट x, ये डबल कॉमा है, ठीक है, फॉर एनी सेट x, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ x। तो एक एक्सियम है, यदि स्मॉल x इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेट x, वी राइट x बिलोंग्स टू x। बट कभी भी कोई सेट अपने आप में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो एक सिंपल एक्सियम, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले आएंगे तो इसी वजह से, और उसे बहुत प्यारा सा सेट बनाने वाले हैं, अभी आपको समझ आएगा। तो चलिए, अब हमने सेट तो, हाँ मैं ये कह रहा था कि शुरुआत में, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने जिस चीज़ से स्टार्ट किया वो बताया ही नहीं। तो स्टार्ट मैंने किया था, क्या ये सेट का डेफिनेशन वास्तव में डेफिनेशन है? तो उसका रीज़न है नहीं, सेट के अभी तक कोई मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी है, तो इसी से काम चला रहे हैं। उसका रीज़न है कि जब भी आप किसी भी डेफिनेशन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको 100% गारंटी मिलती है कि वो चीज़ ये होगा। जैसे आपसे कह दूँ कि आप वेलोसिटी की डेफिनेशन आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं कहूँ एक्सीलरेशन की आप डेफिनेशन जानते हो, बिल्कुल जानते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट क्या आप सेट की ऐसी डेफिनेशन जानते हो? नहीं ना, वहाँ पे ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, आप हमेशा चेक करोगे, तो वो चीज़ एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और इसको मेंशन भी किया है बहुत सारे लोगों ने, तो ये कोई मेरा थॉट नहीं है, बट मैं आपको बता दिया हूँ कि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है, जैसी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिससे हम डिफाइन करते हैं, फिर चेक, मतलब एक हिट एंड ट्रायल टाइप आप कह सकते हैं कि उस टाइप से आप समझ सकते हैं। बट जो डेफिनेशन के रूल्स रेगुलेशन की बात की जाए, जो जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं, वो चीज़ें फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो समझ गए, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, जो वहाँ पे पूछेंगे तो आपको एकदम शॉक्ड हो जाते हैं लोग कि मतलब, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा। सो इससे तो आपको ये समझना कि, सॉरी थोड़ा बताया पता मैं भूल गया, कोई भी सेट अपने आप में तो बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि डेट इज या दिस इम्प्लाइज दैट, कुछ भी लिख लो, अभी हटा दो जब डेट इज लगा दिया, कि नो सेट बिलोंग टू इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट, एक कोई सेट है जिसको हमें लिखना है, तो कैसे लिखोगे? इसको कैपिटल लेटर से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, रूल फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या रूल फॉर ऑब्जेक्ट्स तो नहीं, कलेक्शन होगा, क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, अब वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या होगा, क्योंकि वही तो आएंगे, तो उसके लिए रूल क्या है, वो ये है, ओके। तो ये आपका पूरा सेट बना देता है, ठीक, गॉट इट। मतलब जो एलिमेंट, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, एक्स सच दैट सपोज कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रूल फॉर करेक्शन, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, वही आएंगे। चलो, यदि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्स इज नेचुरल नंबर, पहले आपको ये सेट्स बता दिए जाएं। चलिए कुछ सेट्स आपको पता होंगे बट मैं बता देता हूँ। इन जनरल नेचर, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट,
इनमें 1 2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट आता है। इसके बाद आता है आपका इंटीजर। इंटीजर से पहले होल नंबर भी आता है जिसमें हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, बट उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इंटीजर 0 1 2, या फिर ऐसे कर लो या फिर जैसा आपकी मर्ज़ी हो। चलिए वो वाला ही कर देता हूँ। दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 +-1 +-2 डॉट डॉट। दिस इज इंटीजर। रेशनल का सेट का मतलब सिंपल है कि P अपॉन Q, वेयर PQ अब बिलोंग्स टू Z और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड GCD of PQ is 1. This is the representation of Q. Okay. जो QC क्या है? जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। When a number is not rational, then this implies इरेशनल। ठीक है, ये QC हो गया। यदि जब हम Q और QC को मिला देते हैं, ये बता दे रहा हूँ, ये यूनियन अभी सब बताऊँगा बट आपको पता होगा तो इसलिए मैं यूज कर लिया। R बराबर Q और QC मतलब रेशनल और इरेशनल को मिला देंगे तो आपको पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। इसमें सारे नंबर आते हैं। अब ये मत कहना कि सर कहाँ आते हैं सारे नंबर, मैं आई के रूप में दे दूँ। मैं आयोटा पे भी नहीं गया हूँ, तो रियल वर्ड में जितनी चीज़ें हैं या जितने नंबर हैं वो सब इसमें आएंगे। आप कॉम्प्लेक्स पे मत जाइएगा अभी, ठीक है। तो रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे मैं देखिए पूरी रियल एनालिसिस का मतलब ही है कि हम रियल पे बात कर रहे हैं, तो कभी भी हमारे लिए इससे बड़ा सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बिग सेट। हाँ, इन फ्यूचर जब आप MSc में जाएंगे तो एक्सटेंडेड रियल लाइन आएगी आपके लिए, जिसमें क्या होता है जब हम रियल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक्सटेंडेड रियल लाइन की बात की जाएगी तो हम इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सर क्लोज इंटरवल कैसे लगा दिया? ये एक्सटेंडेड रियल लाइन है और ये रियल लाइन है, ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? बेसिकली हम थे यहाँ पे। इस सेट को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो सेट है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज सेटिस्फाइड दिस। तो मैं कह देता हूँ जो x हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ये आपके ऊपर कंडीशन है, बताइए क्या होगा। सपोज x बराबर 1, सपोज x बराबर 1, तो नेचुरल नंबर से आ रहा है, सही है। क्या इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। अब मैं कहूँ x बराबर 0, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा, इसको भी फॉलो नहीं कर रहा। x बराबर 2, इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा? इसका एलिमेंट ही नहीं है ना। 2 एलिमेंट है, क्या इसको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। जैसे ही आप 3 लोगे भैया उससे बड़ा लोगे, ये भी फॉलो करेगा और ये भी फॉलो करेगा। मतलब मोर देन 3 कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, इक्वल टू और मोर देन 3 या फिर ग्रेटर देन 2 कह लो ना, तो ग्रेटर देन 2 आप कोई भी नंबर लोगे वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स क्या हो गया? 3 4 5 डॉट डॉट सारे, ठीक है, जब आप नेचुरल नंबर से बात कर रहे हो। अब इसी केस में आपका टास्क है कि आप इंटीजर पे देखो, ठीक है। आप रेशनल पे देखो, रेशनल पे इतना आसान नहीं है, ध्यान से देखना। आप रियल पे देखो, वैसे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया था। जैसे हम रियल पे आए, जैसे हम क्यू पे आ गए, ये आप थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन बन गया। ये आपके सब टास्क हैं, ठीक है। तो ये आपको या तो डाउट क्लास में पूछना है या फिर आप दिमाग लगाइएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये चला गया है टोपोलॉजी पे थोड़ा सा, ओके। तो अब वहीं हम डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ें, या फिर आप रखिए थोड़ा सा डाउट, या फिर आपको तो आता होगा इतना भी, मतलब लाइक नए जो न्यू कमर्स हैं जो अपना अभी साथ में BSc कर रहे हैं और वो कोर्स परचेज किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा है, बट परेशान मत होइए, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो हमने सेट्स पढ़ लिए, हमने एक्सियम देख ली। अब उस एक्सियम के थ्रू हम एक चीज़ जो है वो प्रूव करने वाले हैं, उसका नाम है रसेल पैराडॉक्स।
क्या नाम है, रसेल पैराडॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कलर मैंने बहुत गलत लिया है, चलिए कोई नहीं। रसेल पैराडॉक्स, बेसिकली रसेल साहब का पहला बार आपके यहाँ नाम आया है, और इनके बाद एक और आएंगे मैथमेटिशियन जिनका नाम है केंटर। इन्होंने बहुत खलबली मचाई है और एक दूसरे के खिलाफ बहुत गए हैं लोग, ठीक है। चलिए, अजीब व गरीब है, थोड़ा सा समझेंगे आ जाएगा। एक्स इज ए सेट, बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं बट अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड चालू हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। आप एक सेट डिफाइन कर रहे हो, उसमें कलेक्शन क्या है, एक्स इज ए सेट, मतलब आप सेट्स, आपने एक सेट डिफाइन किया जिसमें आप कलेक्शन ले रहे हो सेट्स का, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स ले रहे हो, जिसमें वो सेट उसका एलिमेंट कभी नहीं आएगा बाय डेफिनेशन। यदि वो सेट है तो वो कभी भी आपस में बिलोंग नहीं करेंगे, यही आप अभी पढ़ के आए हो, इसीलिए वो एग्जियम मैंने उठाया था। देखिए एग्जियम में चलते हैं। ये एग्जियम मैंने क्या कहा था कि कोई भी सेट अपने आप में बिलोंग तो कभी नहीं करेगा। तो अब ओके, तो यही मैं कह रहा हूँ, जब हम कलेक्शन ऑफ सेट्स ले रहे हैं, सेट एक्स ले रहे हैं, तो एक्स कभी भी एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। गॉट इट। अब ध्यान सुनिएगा, लेट ए जो है, या फिर इसको थोड़ा और जनरलाइज कर दूँ, रुकिए, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए, वो दिक्कत है। एक बार समझ आ गया बस फिर तो चांदी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, ध्यान समझना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी घूम जाओगे, इसीलिए इसे पैराडॉक्स कहते हैं। चलिए, लेट कि देखिए, लेट ए इज अ सेट, यहाँ पे लेट जरूर लगा है बट आप आसाम से देख सकते हैं ए सेट बनाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी ये कंडीशन सही है, ये भी सही है। और द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, क्या दिक्कत है, हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें सारे कलेक्शन हो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कलेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब सब सेट लिए जा रहे हैं, बात खत्म। इसमें दिक्कत क्या है, वेल डिफाइन है और कलेक्शन है, सिंपल सेट फॉर्म करेगा। तो यदि आप लेट नहीं भी लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, तो ए इज अ सेट। देन यदि ए सेट है, यदि ए सेट है तो ए कभी भी ए में बिलोंग नहीं करेगा। गॉट इट। यदि ए सेट है तो क्या ए में बिलोंग करेगा, बाई एक्सियम जेएफसी की जो एक्सियम उठाया था, जो 10 एक्सियम है उसमें से एक एक्सियम ये है। बट यदि ये सेट है और ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर सेट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो ए इसमें बिलोंग करना चाहिए क्योंकि ये सेट है। अब यही चीज़ में आप थोड़ा सा फंस गए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा था, ए जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेट्स है, मतलब इसमें सेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑल सेट्स। तो यदि जैसे ही मैंने ए को सेट माना तो ए में आ गया बाय द डेफिनेशन ऑफ ए, जो हमने ए की डेफिनेशन लेके चली है उससे ए तो ए में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ए सेट है। बात समझ में आई। बट जेएफसी एक्सियम क्या कहती है कि ए कभी भी ए में बिलोंग तो नहीं कर सकता। तो ये हुआ क्या, एक इंप्लाई कर रहा है कि नहीं करेगा, एक इंप्लाई कर रहा है करेगा। इसी को कहते हैं हम रसेल पैराडॉक्स, ठीक है। जहाँ पे आप फंस जाए, क्योंकि ये अभी तक सॉल्व या इसके ऊपर कुछ मतलब लाइक कोई इतना खास नहीं कोई कह पाया है, तो इसीलिए ये अभी तक पैराडॉक्स बनी हुई है। एक तरीके से पैराडॉक्स मतलब कहते हैं ना भूतों की हवेली टाइप, मतलब वो वाला सीन है पैराडॉक्स लाइक, ठीक है। चलिए, पैराडॉक्स बना हुआ है, आई होप थोड़ा सा अच्छा लगा होगा यार, क्या मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। यही प्योर है असलियत में, यही प्योर मैथमेटिक्स है, आगे जाके इसी पे काम करना है। तो ये आपके लिए, जैसे जो भी स्टूडेंट पीएचडी में बहुत रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड है वो देख सकता है, सोचिए इसमें कुछ कर सकते हो आप इस पैराडॉक्स पे। वैसे मतलब हो सकता है हमारे बीच में कोई मैथमेटिशियन बैठा हो, हम देख नहीं पा रहे हो, वैसे ऑनलाइन क्लास है तो वैसे भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट हो सकता है कोई बैठा हो जो कर दे। डोंट बी सीरियस विद माई वर्ड्स,
ठीक है, मैं बहुत मजाक करके ऐसे बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, तो उसको थोड़ा उसी वे में लीजिएगा, बढ़िया, ठीक है। लेट ए, हाँ मैं उस चक्कर में बताने भूल गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसेट, उसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कुछ और एग्जाम्पल टाइप। ओके, तो लेट ए एंड बी टू सेट and every element of every element of B is a element of A। मतलब B के सारी एलिमेंट एक एलिमेंट है। For all x belongs to B, this implies x belongs to A। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी x B का एलिमेंट ले लो, वो x का एलिमेंट हमेशा होगा। तो that means B is a सबसेट ऑफ A। ओके, मतलब कोई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में बिलोंग करने लगे, तो वो सेट उस सेट का सबसेट हो जाता है। तो इसको लिखेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A। समझ गए आप? ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन क्या है? देयर डजंट एग्जिस्ट x इन A such that x does not imply in B। oh sorry, does not imply नहीं, does not belong in B। then we say, क्या हम कहेंगे? A is a सबसेट ऑफ B। अभी उल्टा है, उसको अलग डेफिनेशन है, आप वैसे भी बना सकते हैं, यहाँ B कर देना या A कर देना। तो x A में बिलोंग नहीं कर रहा है और x B में बिलोंग नहीं कर रहा, फिर तो हम क्या कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है B का। गॉट इट? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पहली डेफिनेशन का यूज करके देखो, पहली डेफिनेशन हमें देती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बाय डेफिनेशन 1 हमें क्या दे रही है कि x A में बिलोंग करेगा, तो x A में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, मतलब आप कहोगे सर क्या लिखे हो, यहाँ से ये लिखे हैं, मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये लिखे हैं। मतलब पहली डेफिनेशन में क्या था, यहाँ A का था तो B का कर दिया, मैंने दोनों जगह A मान लिया। तो यदि x A में है तो वो x A में भी है, तो A इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। यहाँ से एक आया। दूसरी डेफिनेशन से क्या कह रहा है? देयर डजंट एग्जिस्ट x इन फाई। फाई भी वही है एम्प्टी सेट वाला, बट मैं अभी ऐसे ही बनाता हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने आपसे भी कहा है, आप भी बनाइए, ठीक है, क्योंकि वो आदत में नहीं है तिरछा बनाऊँ। तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि देयर डजंट एग्जिस्ट x इन फाई सच दैट x in x, sorry, x doesn't belong in x। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे x doesn't belong मत कर देना, क्योंकि हम आगे देयर डजंट एग्जिस्ट लगा चुके हैं, तो x belong मतलब देयर डजंट एग्जिस्ट, कोई x ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो है। तो बिलोंग की कोई बात नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सेफ है। अरे वो ठीक है। तो x डज नॉट बिलोंग इन x फॉर एनी x, कोई भी x ले लो, या x का मतलब है कोई भी सेट ले लो, फॉर एनी x, ठीक। तो ये डेफिनेशन किसकी है? फाई इज ए सबसेट ऑफ x। मतलब यहाँ पे भी लिख दो फॉर एनी x। दिस इम्प्लाइज एम्प्टी सेट
इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले हैं। जब हम पावर सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। पावर सेट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन रियल एनालिसिस। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एम्प्टी सेट बहुत खेल कर देता है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इनके कुछ ऊपर रिजल्ट्स चीज़ें, ठीक है, इनको आराम से देखेंगे। तो सेट मैंने आपको बता दिया, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे ये आपके रूडिन से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे x नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये आपकी एक कंडीशन है कि x² माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, हमेशा 2 ही एलिमेंट कोई होंगे a, b जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और a और b जो है वो नेचुरल नंबर से आने चाहिए। तो अब दिक्कत यह है कि क्या इसको सेटिस्फाई करने वाला वो नेचुरल नंबर ही होगा, वो आपको चेक करना है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे वो बात की बात है। यदि a और b n में होंगे तो a भी होगा, a n में होगा तो a होगा, b n में होगा तो b होगा। ठीक है, चेक योर सेल्फ, ये आपके लिए टास्क है। नेक्स्ट ऐसा भी एग्जाम्पल बन सकता है, कोई बी सेट है जिसमें 2k सच डेट k बिलोंग्स टू n, हम इसको कहते हैं इवन नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप बना सकते हो कि सी कोई सेट है, ये सब आप वहीं से आ रहे हैं, जिसमें k जो है वो नेचुरल नंबर है। इसमें आराम से देख सकते हो कि 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, तो ऑड नेचुरल नंबर। दिस इज इवन नेचुरल नंबर, दिस इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो कुछ सेट्स हो गए। ठीक है, अब आप ये आराम से कह सकते हो कि C इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, B इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, A इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो आपने बेसिकली जो सेट्स पढ़ रखे हैं उन पे आ जाओ। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ किसका, इंटीजर्स, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ Q, Q इज अ सबसेट ऑफ R एंड QC जिसको हम इरेशनल कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको T भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल नंबर बेसिकली आएगा, आगे आएगा। ठीक है, तो अभी आप इरेशनल ही जानो, बाद में बताएंगे हम इरेशनल नंबर। तो ये भी कंटेंट R में करता है। ये यहाँ पे क्यों नहीं आया सर? QC में वो नंबर होते हैं जो इन सभी में नहीं होते या फिर Q में नहीं होते। ठीक है, तो ये कंटेनमेंट समझ आ गया। ओके, अब कुछ सेट ऑपरेशन देख लिए जाएं। सेट ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन, यूनियन सेट क्या कहता है आपसे कि A यूनियन B हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि ये सब आप पढ़ के आते हैं। तो X या तो A का एलिमेंट हो और या B का, और माने या, और एंड का बहुत ख्याल रखिएगा। सेकंड ये और है, मतलब किसी एक का होना चाहिए, हो सकता है दोनों का हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जिसमें X A का भी एलिमेंट होगा और X B का भी एलिमेंट होगा, तब X A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट होगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन के बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ B रिलेटिव टू A। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? B बाई A या फिर A बाई ऐसे करके। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B रिलेटेड टू A मतलब collection of all those elements which is belongs to A but not belongs to B।
कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कर रहे हैं ना आप, ओके ठीक है, जो ए में बिलोंग करें बी में ना करें, वो कलेक्शन। कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन पे कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो देख लीजिएगा, फ्यूचर में कभी भी हम यूज कर सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। ए बी यूनियन सी इज इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए, ठीक है। सेकंड, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए। बेसिकली ये आपका क्या करता है, रिवर्स कर देता है इस ऑपरेशन को, जब आप दोनों में देखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए, तो आपने कुछ ऑपरेशंस देखे, कुछ रिजल्ट्स देखे, अभी नेक्स्ट आते हैं जो हमारा बेसिकली मेन इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है पावर सेट, ठीक है। हमने अभी रसेल मैथमेटिशियन जो थे उनको देखा, अभी हम जल्दी ही देखने वाले हैं हमारे कैंटर सर को, जो जल्दी से ही पिक्चर में आने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ टूल्स हैं, क्योंकि कैंटर सर को समझना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने वर्क किया है, तो उनको समझना है तो आपको बेसिक टूल्स, पावर सेट, प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबका नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत दूर की बात है आपसे, ठीक है। और कैंटर सर जब आएंगे ना, मैं बता दूं आपको, ये अकेला ऐसा मैथमेटिशियन मुझे लगता है जिसने रियल के हर फील्ड में काम किया है। आप कहेंगे सर सेट्स पे काम किया, बिल्कुल किया है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पे किया है, फिर सर सीक्वेंस सीरीज पे किया, बिल्कुल किया है, सेट डिफाइन करता है। टोपोलॉजी पे किया, बिल्कुल किया है, क्लोज कैंटर सेट क्लोज सेट होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेयर है, बिल्कुल वो जो सेट डिफाइन है वो बेसिकली फंक्शन की हेल्प से ही है, ठीक है। फिर आता है आपका रीमान, जो अभी ऐड हुआ है। रीमान के तो ये बेसिकली एक तरीके से फादर कह सकते हो, कि उन्हीं इन्होंने इतना उसमें दिया है कि बता नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि कैंटर सेट ही अकेला ऐसा सेट है जिसकी मीजर जीरो होती है, तो मीजर थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रीमान जो है वो एक्सटेंस, मतलब बेसिकली मीजर थ्योरी जो है वो एक्सटेंशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन है, ठीक है। और कैंटर सेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सेट फॉर रीमान इंटीग्रेशन एंड मीजर थ्योरी, ठीक है। ये अकेला ऐसा अनकाउंटेबल सेट है जिसकी मेजर जीरो है, समझ रहे हो, मतलब अकेला। बट अब इन जनरल पहले बहुत अकेला था, बट अभी आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अब ये अकेला नहीं है, बट बहुत सालों तक अकेला रहा है ये, तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। चलिए, आएंगे तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब रेस्पेक्ट देनी चाहिए, इसीलिए इतने पहले से इनका बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे होता नहीं है, प्रधानमंत्री आते हैं तो लोग बिल्डअप करना स्टार्ट कर देते हैं कि आ रहे हैं, फिर मतलब जब वो आते हैं तो वो वाला सीन है इनका, ठीक है। तो कोई भी आप कहीं पे भी मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे, इनका बिल्डअप पहले से ही स्टार्ट कर देता है फर्स्ट लेक्चर से, कोई भी टीचर, रेस्पेक्ट में। तो मेरी तरफ से भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट तो बनता ही है। चलिए, पावर सेट ऑफ ए को हम पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें वो सारे सेट्स आएंगे जो सबसेट होंगे ए के। क्या मतलब सर? मतलब ये जो पावर सेट ऑफ ए लगाओगे ना, जिस पे लगाओगे उसी के सबसेट्स का कलेक्शन है ये, जिसमें ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। क्या लिखोगे इसे? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक, समझ आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है, कुछ भी लो, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे कैसे पता करेंगे? इसके सबसेट निकालो। A1, एक तो ये हो जाएगा केवल एक एलिमेंट लेके बनाओ, तो कितने तरीके से ले सकते हो? 3 तरीके से।
ठीक है। और क्या हो सकता है, दो दो एलिमेंट लेके बनाओ, कितने तरीके से ले सकते हो, देखो इधर 2 3, अरे नहीं भूल रहे भैया, नहीं भूल रहे, अभी ले ले रहे 1 2, और सॉरी नेक्स्ट 1 2 ले लिया, A6 इज इक्वल टू 3,1 या 1 3, एक ही बात है, 6 हो गए। आपको बताया है कि फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, मतलब एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है, एक हो गया। अब ये भी तो बताया था ना कि एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, तो ये पूरा सेट भी तो एक सबसेट ही है। कैसे भूल गए आप ये दोनों? तो टोटल हो गए आपके 8। तो क्या कहेंगे और यहाँ से क्या निकाल पा रहे हो? तो यहाँ से आप देखोगे, रुकिए रुकिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं पूछूंगा क्या 1 एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए, मतलब लाइक पावर सेट ऑफ 1 2 3 वाला, ये वाला सेट का क्या 1 एलिमेंट है इसका? कितने लोग, पॉज करिए वीडियो को, कितने लोग कह रहे हैं कि है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? सोच लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई मारपीट, कोई भगदड़ नहीं मचाएगा। तो मैं कहता हूँ नहीं है। उसका रीज़न सुनिए। पावर सेट में अभी आपने कहा था कि सबसेट आते हैं एलिमेंट में, ठीक है, बट ये बेसिकली कोई सबसेट है क्या? नहीं है, ये तो एलिमेंट है एक का, हमें सबसेट चाहिए, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। बट यहीं मैं कह दूँ क्या ये बिलोंग करेगा? तो ये हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द सबसेट ऑफ ए, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, दिस इज द सबसेट, ठीक है। तो ये फ़र्क है। बट तो आप कहोगे सर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो ए में आए और पी ए में भी आए, मतलब कि ए बिलोंग्स टू पी ए और ए बिलोंग्स टू ए, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। बट ऐसा है क्या कि ऐसा है, सोचना पड़ेगा। जिससे मैं बात करूं एम्प्टी सेट की, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एलिमेंट नहीं होगा, बट ये हो जाएगा। रुकिए इसको सही करते हैं। अब ठीक है। बेसिकली मेरा मोटिव था तो यहाँ पे एम्प्टी सेट से रिलेशन, ऐसा किसी और के साथ नहीं होगा जो इसके साथ होगा, या फिर ये तो सबके ही साथ होगा, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा मैं। बेसिकली कि यदि कोई सबसेट होगा ए का तो हमेशा पी ए का एलिमेंट बनेगा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बताया, ठीक है। तो फाई को भी इसी तरीके से देख सकते हो आप कि फाई इज ए सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, नो, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा था कि फाई पे कंडीशन देना चाह रहा था, वही मैं सोचूं फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा था कि हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट होगा, मतलब फाई के ऊपर कहना चाह रहा था कि फाई इसका एलिमेंट होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, तो डेट्स वाई फाई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मतलब आप समझ रहे हो? फाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई सबसेट, मतलब फाई किसी का एलिमेंट हो सकता है? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सबसेट होता है एवरी सेट का, तो उसके पावर सेट में तो जरूर ये एलिमेंट बन के जाएगा, नॉट ए सबसेट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक तो एलिमेंट भी है, ठीक है, और यदि मैं पावर सेट का सबसेट की बात करूं, मतलब पावर सेट भी तो एक सेट है ना, मतलब आप समझ रहे हो, पावर सेट भी एक सेट है, पावर सेट इसका भी एक सबसेट होगा। तो मैंने क्या बताया, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल, तो फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट,
एंड फाइव इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए पावर सेट. ठीक है, ओके. पावर सेट ऑफ ए इज ए सेट, राइट. पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स. तो ये सेट है ना, तो फाइव इज ऑल्सो सबसेट. गॉट इट. मतलब यहाँ पे मेरा मतलब ये था कि एक ही सेट का, हाँ यहाँ पे पी लगाना था कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो पावर सेट का एलिमेंट भी हो और पावर सेट का सबसेट भी हो. ठीक है, तो फाइव जो है वो एलिमेंट भी है और फाइव जो है वो सबसेट भी है. वाई? पावर सेट इज अगेन ए सेट इटसेल्फ ना, बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट सेज this is a collection of all subsets of A. That means कि सेट है तो फाइव इज द सबसेट है, और फाइव को तो आप बिलोंग पता बैठे हो. तो फाइव इज द ओनली सेट विच इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट विच इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट. वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत है डाउट क्लास में आइए या फिर ग्रुप पे पूछिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. बहुत सिंपल है. पेयर वाइज आते हैं और बहुत आसानी से मान जाते हैं कि ये इसे अपने अपने भाई सब दोनों कहते हैं अपने अपने मस्त रहो, एक दूसरे लड़ेंगे नहीं. मतलब हर चीज़ में मार धाड़ होता है ना, तो यहाँ मार धाड़ का कोई सीन नहीं है. ठीक है, तो ये इम्प्लाइज क्या करता है? सॉरी, वो चीज़ तो मैंने लिखी ही नहीं जो इम्प्लाइज करता है. यदि जो ए कोमा बी है वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाए तो क्या इम्प्लाइज करेगा? ऑर्डर्ड पेयर हो गए तो ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए. इसका मतलब है कि ए बराबर बी है. ठीक है, समझ आ गया? इसको ऐसे भी कर सकते हो. यदि ए बराबर बी है तो मतलब बी इक्वल हो जाएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका भी हम बहुत यूज करेंगे. चलिए, नाउ इसी के साथ ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हम अपने इस पहले लेक्चर को अंत करेंगे. तो बहुत सारे सवालों के साथ इस लेक्चर को अंत किया जाएगा. तो चलिए, आपने नेचुरल नंबर का सेट तो पढ़ा है. इसमें आपके एन डॉट इन्फिनिट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. मैं डिफाइन करता हूँ एस एन, जिसमें फिक्स्ड एन तक एलिमेंट को लेता हूँ. ठीक है, अब इसकी हेल्प से नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है. किसको एक्सप्लेन करना है? नंबर सिस्टम को, या फिर उसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो सिंबल बोर्ड. क्या? सिंबल बोर्ड को इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन क्या है वो समझ लो, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं वो रीजनिंग बहुत ज़रूरी है. आज से पहले यदि आप सोचें 1000-2000 साल पहले, जीवन तो रहा ही होगा, उस टाइम लोग कैसे बताते थे कि ये बन है, कि मतलब लाइक चीनी चाहिए तो 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, कैसे बताते होंगे? कभी आपने सोचा है? मतलब लाइक कि चीनी चाहिए, वो चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, या फिर लाइक कोई सब्जी चाहिए, 1 किलो चाहिए, कितना चाहिए, कैसे बताएंगे? नंबर सिस्टम तो, क्योंकि ये रिसर्च वगैरह तो बहुत पुरानी है, आप समझ रहे हो, तो उससे भी पुराने में क्या कैसे समझाते होंगे एक दूसरे को. तो वहाँ पे जैसे अभी हम 1 2 3 4 कहते हैं, वहाँ पे भी किसी तरीके से तो वो बताते होंगे ना, इतना चाहिए, इतना चाहिए. जैसे मैं अपनी एक याददाश्त शेयर करूँ, यदि आप लोगों की भी शायद आपने सुना हो इस चीज़ को, क्योंकि मैं इंडिया में रहा हूँ, तो इंडिया में तो ये है कि मेरे बाबा जी लाइक मुझे बताए हैं कि आधा, मतलब लाइक आधा पौना, ठीक है, ये एक मीज़र्स होते थे. मीज़र्स जैसे हम बताते थे कि बेसिकली लाइक कितना हमें क्वांटिटी चाहिए. आधा माने आधा, पौन माने मतलब आधा और 1 का आधा. ठीक है, लाइक पौआ. ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स थे
मतलब इसको गलत मत समझिएगा, बट ऐसे यदि आपने सुना नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बट ऐसे बर्ड्स थे जिनसे हम मीजरिंग करते थे बहुत छोटी क्वांटिटी की, बट उस टाइम बन तो बहुत बड़ा होता था ना। जैसे आप सोचेंगे 1 रुपया उस टाइम बहुत बड़ा था, मतलब जब मैं छोटा था बहुत, तो लाइक ऐसे आप सोच सकते हैं कि जब बहुत साल पुरानी बात है तब लोग कैसे समझते होंगे। तब तो अभी मैं छोटा था तो बन आ चुका था, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, बट बहुत साल पहले का आप सोचेंगे तो चीज़ें कैसे हुई होंगी उसको सोच समझिए। मतलब कितना मतलब दिमाग लगाया होगा या कुछ तो किया होगा ना। तो उसी को कैंटर ने कहा था कि ये लोग सिंबल बोर्ड जिसे हम कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते होंगे। जैसे एक सिंबल बोर्ड लाइक एक बोर्ड बना लिया होगा, या फिर बोर्ड नहीं, जिसको सिंबल बोर्ड कहते हैं, मतलब लाइक एक आइडेंटिफिकेशन कर दिया होगा। जिसमें सिंबल बोर्ड बनता कैसे वो बता देता हूँ मैं। इसमें कुछ नहीं, बस A1 2 3 डॉट डॉट अप टू n, ठीक है, और n+1 और ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या मतलब क्या एक्सप्लेन किया था कि मतलब जैसे आज से बहुत साल पहले क्या करते हैं, जैसे सपोज किसी को, तो यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट निकलता है यहाँ से। कैसे कि सपोज बन को हम ब्लू कलर दे दें, यदि कलरिंग के फॉर्म में रखा जाए, ठीक है, कैसा सोचा होगा उन्होंने। मतलब सपोज उनको बताना है कि हमको 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए, तो या तो कलरिंग फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू है या रेड है या ग्रीन है, ठीक है। तो ऐसे ही करके मतलब लाइक ठीक है कि मतलब ब्लू जैसे बहुत बड़ा चाहिए, 10-20 बार चाहिए, तो 20 तो कलर इतना यार पॉसिबल नहीं है याद रख पाना। तो हो सकता है ग्रीन ग्रीन मतलब जी लिख दो। जैसे ग्रीन को मैंने 10 दे दिया, तो 10 2 बार चाहिए तो मतलब जी, ठीक है, दूना हो गया। इसको 3 बार करो तो 3 हो गया। तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न रहा होगा, ठीक है। तो वही कैंटर सर ने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली इसी टाइप से एक्सप्लेन किया, बट ये चीज़ हमें शो क्या करती है। मतलब सपोज ये पैटर्न रहा होगा, या फिर कुछ और के बास्केट लेके आप जा रहे हो और आपने एक सिंबल चार्ट है कितना चाहिए वो आपने उठा के रख लिया है, उसी सिंबल चार्ट से कोई रिप्रेजेंटेशन तो रहा होगा ना, जब तो आप पहचानोगे कि 3 था, 4 था, 3 था, 4 था, 5 था, कुछ भी था, ठीक है। तो किसी दुकान में आप कोई चीज़ खरीदने गए, या तो वहाँ ये हो सकता है कि कोई कलरिंग पैटर्न के हिसाब से चीज़ें चल रही हों, ठीक है, या फिर कोई स्टिकर रख रखा है। मतलब स्टिकर अब अभी तो मैं अभी के हिसाब से कह दे रहा हूँ कि कोई इमोजी है हंसने का, रोने का, ठीक है, या फिर स्टिकर हो सकता है कि 1 उंगली 2 उंगली, उंगली तो उस टाइम भी थी, ठीक, मतलब काट के नहीं भाई एक पेंटिंग बहुत पुरानी चीज़ है, हम पेंटिंग की हेल्प लेके कुछ बना सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब लाइक चीज़ें हैं, बट इनसे निकलता क्या है, मतलब मेन मोटो क्या है इस सिंबल बोर्ड का, वो ये है कि हमने मैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। क्या आया है? मैप। मतलब हमने वन को मैप किया है ब्लू पे, या फिर वन को मैप किया है किसी एक पेंटिंग पे, कि यदि आप ये बताओगे तो हम ये समझेंगे। तो यहाँ से जो चीज़ निकलती है वो मैपिंग निकलती है ना। बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे को लगा था हाँ यार, मतलब ये होता है मैथमेटिक्स कि चीज़ को कनेक्ट करना। हम हर मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो मैथ्स के थ्रू आई हैं, ठीक है। तो सोचिएगा आप उसको, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है मैथमेटिक्स। यदि आप फील करने लगे तो आपको लगेगा कि यार हाँ, लाइफ में मैथ्स के बिना तो लाइफ ही नहीं थी। मतलब साइंस का तो यूं ही नाम बदनाम है, असली खेल तो मैथमेटिक्स ने खेला है, ठीक है। ये बस शेर तक ही रखिए चीज़ें, ज़्यादा आगे मत ले जाइएगा। सब चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, नॉलेज, सभी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैथ से ही सब कुछ हो जाता, साइंस से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैपिंग जो आया है पूरा कॉन्सेप्ट वो यहीं से आया है। तो इसको दिया किसने है? कैंटर साहब ने दिया है। तो बेसिकली इसी वजह से ये सिंबल बोर्ड के एलिमेंट्स को कार्डिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल। ये कैंटर साहब ने कहा था कि इनको हम कार्डिनल कहेंगे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल को कार्डिनलिटी कहते हैं। मतलब कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कि जैसे कोई ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं और उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब किसने दिया था आपको? कैंटर। बहुत फेमस है,
बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, इनके हाइपोथेसिस देखेंगे, इनका रिजल्ट देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। बहुत बवाल हुआ है इन पे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी चीज़ दे रखी है जो अभी तक सॉल्व्ड नहीं है, जैसे रसेल पैराडॉक्स बताया, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। इनकी भी एक दो चीज़ें हैं मैं बताऊंगा, उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है रियल तो। रियल में बहुत कुछ है रिसर्च करने को, बट ये है कि दांत घिस जाएंगे फिर भी, क्योंकि जो छोड़ा है उसके बाद हजारों वैज्ञानिक, सॉरी फॉर डेट, हजारों मैथमेटिशियन दांत घिस चुके हैं, तो भी वो कुछ निकला नहीं है कंक्लूजन। तो यदि आप उस पर कुछ सोचना चाहते हैं तो बिल्कुल सोचिए, मैं बस वार्निंग दे दिया है आपको, ठीक है। तो और दूसरा फन फैक्ट ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि रिसर्च में कोई एक दूसरे को रिसर्च नहीं बताता कि वो किस पे काम कर रहा है, वरना दूसरे बंदे ने कर दी फिर। तो आप खुद सोचिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हम इसका एंड करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये कि यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट, पहली चीज़, बहुत सारे तो मैंने पूछे ही नहीं, आंसर भी दे दिए। यहाँ से मैं पूछना चाहता था कि यहाँ से निकला क्या, क्यों ये सिंबल बोर्ड बनाया, क्यों इतने ज़माने पीछे चले गए, क्योंकि जब ये हुई होगी तो भी 1800, 1700, 1500 का, या उससे भी पहले की बात है ये तो, ठीक है। तो सोचो, जब इन्होंने सोचा होगा कितने साल पहले सोचा होगा, ठीक है, तो इतना क्यों गए, मतलब क्योंकि उन्हें नया टर्म, नई चीज़ इंट्रोड्यूस में लानी थी, वो थी मैपिंग, ठीक है। और मैपिंग को जनरलाइज करने के लिए नए नए टर्म्स तो देंगे ही वो। उन्होंने इस चीज़ को किया तो उन्होंने कहा ये जो नंबर्स हैं ये कार्डिनल हैं, ठीक है, इन सब का कलेक्शन को हम कार्डिनलिटी कहते हैं। ये जो एस एन है, बेसिकली ये जो एस एन है, इससे हम बहुत अभी आगे चीज़ें भी करेंगे, ठीक है, इसका यूज भी है। तो ऑन नॉट ओनली मैपिंग, बट हाँ स्टार्टिंग जो इसका, मतलब जैसे इसका जो इम्पोर्टेंस है जो हमें देता है वो मैपिंग ही देता है, उसके बाद ही हम चीज़ें इससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैपिंग कहाँ से आई कि सपोज हम, जैसे कि मैंने समझाया आपको कि आप फिक्स कर दो कि 1 ब्लू पे है, 2 रेड पे है, तो एक तरीके का वो मैप है कि आप मैप बना रहे हो कि इसका इस पर चूज करते ही वो समझ जाएगा ये है। या फिर आप स्टिकर लगा दो, या फिर आप किसी शॉप में गए हो, आप अलग अलग तरीके के बंदों को बैठा दो कि तुम्हें इतना ही देना है। तो हर चीज़ में कोई भी एग्जाम्पल बनाना, आप एक मैप ही डिफाइन कर पाओगे, उसको ही हम मैपिंग कहते हैं। आप तो ये पढ़ के आए हो पहले से, अब सोचना आप खुद बनाना, किसी भी तरीके का ऐसा सोचना कि हम क्या करें कि मैप ना बने, तो दिमाग में आएगा नहीं, वो मैप ही बनेगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैपिंग के लिए ही ये बेसिकली सब किया गया है, तो उसके बाद इसका यूज़ थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैपिंग का कॉन्सेप्ट आया है। कल हम देखेंगे अपने फंक्शन 1 1 on 2, ठीक है, फाइनाइट सेट, सिमिलर सेट, इन्फानाइट सेट, सब पे मूव कर जाएंगे कल, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये हमारा पहला लेक्चर था, आपको मज़ा आया होगा, मैं बोर नहीं किया हूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड अभी तक आपने हमारा IIT जैम का कोर्स परचेज़ नहीं किया है 2023 के लिए, आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। फीस आपकी बढ़ा दी गई है और 2000 कर दी गई है, ठीक है, ओके। तो नाउ 2000 में आपको मिलेगा क्या क्या, ऑलमोस्ट 150 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। ये आप ये मत सोचिए ज़्यादा है, ठीक है। आपका 5000 फीस है, उसको पहले हमने 75% डिस्काउंट दिया था, बट अभी वो ओवर हो चुका है, अब फीस थोड़ा बढ़ा दी गई है, बट हमने अभी भी आप लोगों को चांस दिया है कि आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं इन 2000। बट अभी कुछ दिन बाद ये आपका ऑलमोस्ट 5000 हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हो सकता है कि थोड़ा कम भी रखें, 4000 के ऑल राउंड रखें, बट हाँ अब ये बढ़ेगा ही, कभी डिक्रीज नहीं होने वाला है। तो आपके पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 2000 में इतना कुछ देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी फुल लेंथ टॉपिक वाइज, जिसमें आपको हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, और भी हज़ारों चीज़ें हैं। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, मॉडुलस द लर्निंग ऐप। कोर्स नहीं खरीदना है तो फ्री टेस्ट सीरीज़ दीजिए, बहुत सारा फ्री मटेरियल है, फ्री टेस्ट है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आइए सब कुछ करिए। एक ऐप, ऐसा ऐप है ऑल इन वन, मैथमेटिक्स की सभी चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी,
ठीक है, आई होप आपको ऐप पसंद आएगा। ऐप में किसी भी चीज़ की आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि बहुत स्लो था, बहुत कम चीज़ें हमने डिस्कस की, बट हाँ, ये भी आपको मानना पड़ेगा, ये हमारा पहला लेक्चर था और हमारा आपका भी 1:1 करेस्पोंडेंस बनाना बाकी है। जैसे ही ये बनेगा फिर तो हम सिमिलर हो जाएंगे ना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सिमिलर, तो फिर हम भागेंगे। डोंट वरी, 1-2 लेक्चर लगेगा हमारा थोड़ा सा मतलब बनने में, उसके बाद हम भागेंगे, क्योंकि रियल बनना तो पूरी नहीं होगी भाई भागना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।